नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित जो MCQs की सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हैं उसके पार्ट नंबर 7 को। इससे पहले मैं 6 पार्ट इसका करा चुका हूँ, जिसका PDF आप सभी को विथ आंसर मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अगर आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरे चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और मेरे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से जाकर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके PDF डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सृजनात्मक से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है मौलिकता, ऑप्शन बी है प्रवाह, ऑप्शन सी है मितव्ययिता एंड ऑप्शन डी है उपयोगिता। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मितव्ययिता। किसके लिए? आपके सृजनात्मक मतलब क्या है? आपके क्रिएटिव से संबंधित आपका कौन नहीं है? मितव्ययिता नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य कथन है या फिर क्या सत्य है? ऑप्शन ए है बौद्धिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, ऑप्शन बी है कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्षतः संबंधित, ऑप्शन सी है कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित एंड ऑप्शन डी है बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु से दोनों प्रत्यक्षतः संबंधित। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित। किसके लिए? आपके बुद्धि लब्धि के संबंध में सही कथन कौन सा? आपके कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? मतलब क्या जी, एक 16 पीएफ एक मापन का माध्यम है ना, तो इसका प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है रचनात्मक, ऑप्शन बी है अभिरुचि एंड ऑप्शन सी है व्यक्तित्व एंड ऑप्शन डी है कौन सा? आपका दबाव। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी व्यक्तित्व। व्यक्तित्व के मापन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? 16 पीएफ 16 पीएफ का उपयोग किया जाता है। किसके मापन के लिए? व्यक्तित्व के मापन के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? ऑप्शन ए दिया गया है कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार की सिद्धांत प्रस्तुत किया, ऑप्शन बी है कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया, ऑप्शन सी है कोहलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है एंड ऑप्शन डी है कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? कि कोहलबर्ग ने पुरुष एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में किसकी सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। इसी के लिए क्या हुआ था? आपके कोहलबर्ग के सिद्धांत के एक प्रमुख आलोचना का कारण था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? ऑप्शंस है एक विकास परिक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है, ऑप्शन बी है विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है, ऑप्शन सी है अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है एवं ऑप्शन डी है विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? कि एक विकास परिक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया से घटित होता है। यह क्या है? आपके एक बाल विकास के एक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए भारत के वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। मतलब नवीन जानकारी को अगर शामिल करना है, ठीक, तो भारत में भी जो स्कीम चल रही है ना, उसमें बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है अनुकूलन, ऑप्शन बी है आत्मसात्करण, ऑप्शन सी है समायोजन एंड ऑप्शन डी है अहम केंद्रिता। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आत्मसात्करण। इसके लिए आपके न भारत के वर्तमान स्कीम या अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया पे क्या कहलाती है? आत्मसात्करण कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। शैशव काल की अवधि है। ऑप्शन ए है जन्म से 1 वर्ष तक, ऑप्शन बी है जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन सी है जन्म से 3 वर्ष तक एंड ऑप्शन डी है 2 से 3 वर्ष तक।
सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जन्म से मतलब 0 से 2 वर्ष तक या फिर जन्म से 2 वर्ष तक की आयु क्या कहलाती है आपकी, शैशव काल या फिर शैशव अवस्था कहलाती है। अगला प्रश्न है, विकास खाली स्थान से खाली स्थान की ओर बढ़ता है। ऑप्शन ए सामान्य से विशिष्ट की ओर, ऑप्शन बी है जटिल से कठिन की ओर, ऑप्शन सी है विशिष्ट से सामान्य की ओर, एंड ऑप्शन डी है साधारण से आसान की ओर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य से विशिष्ट की ओर हमेशा विकास अग्रसर रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। ऑप्शन ए है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, ऑप्शन बी है बच्चों का एक कोने में बैठना, ऑप्शन सी है प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, इन ऑप्शन डी है वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते हैं। बाल केंद्रित का मतलब क्या होता है आपकी, जो बालक को एक केंद्र बिंदु मानकर उसको शिक्षा प्रदान करना क्या कहलाता है आपकी, बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है, जिसमें बच्चों की रुचि, उसकी क्वालिटी, उसकी क्या क्या उसकी अधिगम के माध्यम से ही रहेगा उसको सिखाने के लिए, ये सब चीज़ देखा जाता है। ठीक, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया कि क्या शामिल है। तो ऑप्शन क्या है कि बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, ये सही है। देखो, बच्चों को एक कोने में बैठाना ये बाल केंद्रित हो ही नहीं सकता। प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम में भी बाल केंद्रित नहीं हो सकता। और ऑप्शन डी में क्या है कि खेल शामिल नहीं होना, ये भी आपके बाल केंद्रित नहीं हो सकता। तो बाल केंद्रित कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर ए, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां प्रदान करना ही आपके बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आएगा। और बाल केंद्रित में मैं क्या बताया कि बच्चों के अभिरुचि के अनुसार, उसके क्षमता के अनुसार उसको शिक्षा प्रदान करने ही क्या कहलाता है आपके, बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियां से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है। ऑप्शन ए है नीतिपरक, ऑप्शन बी है लिंग पक्षपाती, ऑप्शन सी है शिक्षाप्रद, एंड ऑप्शन डी है सही दृष्टिकोण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या जी, लिंग पक्षपाती। देखो, एक शिक्षक है, ठीक, और क्या सोच रहा है कि लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो क्या यहाँ पे लिंग का पक्षपाती हो रहा है, मतलब भेदभाव हो रहा है कि मेल फीमेल वाला भेदभाव हो रहा है। तो उसको हम क्या मानेंगे कि शिक्षक क्या है आपके लिंग पक्षपाती है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। ठीक, ऑप्शन ए दिया गया है आपके, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, मतलब एक क्रम के अनुसार जो विकास होता है वो चलता है। ऑप्शन बी है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। ऑप्शन सी है सभी विकास परिक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम है। एंड ऑप्शन डी है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या जी, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे की ओर बढ़ते हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसी का विकास थोड़ा स्लो होता है, किसी का फास्ट होता है, तो एक समान गति से नहीं बढ़ते हैं। कोई विकास थोड़ा स्लो, कोई विकास थोड़ा फास्ट होता है। इसलिए आपके ऑप्शन नंबर डी जो है क्या चीज, बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है। ऑप्शन ए है विचारों में सृजनात्मक, यह है भैया। ऑप्शन बी है दूसरों के साथ लड़ना, ये बिल्कुल नहीं है, प्रतिभाशाली लोग दूसरों के साथ नहीं लड़ते। अभिव्यक्ति में अनूठापन बिल्कुल है, और कौतूहल ये भी बिल्कुल है। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपके, दूसरों के साथ लड़ना आपके प्रतिभाशाली टैलेंटेड होने का संकेत नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है। ऑप्शन ए है मानसिक मंदता, ऑप्शन बी है डिसलेक्सिया, ऑन ऑप्शन सी है अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, इन ऑप्शन डी है ऑटिज्म। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो है आपके एक विकलांगता का उदाहरण है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें ऐसे भी आ सकता है कि विकलांगता का उदाहरण है, तो क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी, डिसलेक्सिया ही इसका सही आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य खाली स्थान में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। ऑप्शन ए है विशेष विद्यालयों का, ऑप्शन बी है मुक्त विद्यालयों का, ऑप्शन सी है ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों का, एंड ऑप्शन डी है नियमित विद्यालयों का।
क्या दिया इसमें, देखो, निःशक्त जन बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का क्या उद्देश्य है, कि इसको विशेष विद्यालय उपलब्ध कराना है, कि इसको मुक्त विद्यालय उपलब्ध कराना है, या फिर इसको ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन का विद्यालय उपलब्ध कराना है, या फिर नियमित विद्यालय उपलब्ध कराना है। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा आपके क्या चीज़, कि नियमित विद्यालय उपलब्ध कराना है। किसका, आपके समेकित शिक्षा केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है क्या चीज़, कि बच्चों को आपके क्या कराना है, नियमित विद्यालय उपलब्ध कराना है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो बहुत बुद्धिमान है। ऑप्शन बी है परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त के योग्य है। ऑप्शन सी है पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। एंड ऑप्शन डी है क्या चीज, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत अतुल्य है। देखो, सृजनात्मक मतलब क्या होता है, आपके क्रिएटिव। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा हो। तो अब वो आपका क्या कहलाएगा, कि सृजनात्मक या फिर क्रिएटिव शिक्षार्थी कहला। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए है तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। ऑप्शन बी है विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनके समकक्ष से अलग करना। ऑप्शन सी है उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। एंड ऑप्शन डी है गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेने के लिए सिखाना। देखो, इसमें क्या होगा कि देख क्या पूछा गया, कि प्रतिभा मतलब टैलेंटेड बच्चे हैं, ठीक, तो उसकी योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है, तो वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसको क्या नहीं करना चाहिए, तनाव को नियंत्रित करना सिखाना, ये करना ही चाहिए भैया। ठीक, ऑप्शन बी है विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनके समकक्षों से अलग करना, ये नहीं करना चाहिए, कि आप उसको एक विशेष अध्ययन के लिए उस जो कक्षा है उससे अलग करके उसको पढ़ाना नहीं चाहिए। आपको उसी कक्षा में ही उसको पढ़ाना है। ठीक, उसी कक्षा में जो भी शिक्षा देनी है देनी है। ठीक, उसकी सृजनात्मक को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, ये करना चाहिए। एंड ऑप्शन डी है गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेने के लिए सिखाना, ये भी करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके, कि विशेष अध्ययन के लिए उन्हें समकक्षों से अलग नहीं करना चाहिए। ठीक, तो सही आंसर क्या है आपके, ऑप्शन नंबर बी, किसके लिए, आपके प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि प्राप्त करने के लिए। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। इरफान खिलौने को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? एक बच्चा है जिसका आदत क्या है, वहाँ खिलौनों को तोड़ देता है और उसको पुर्जों को अलग अलग करके उसको देखता है। ठीक, तो इसके सॉल्यूशन के लिए आप क्या करोगे, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए क्या दिया है, उस पर हमेशा नजर रखेंगे। ऑप्शन बी दिया है उसे उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। ऑप्शन सी है उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए। एंड ऑप्शन डी है इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे। ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, नज़र वाले उसको समझा, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि समझाने से थोड़ी ना समझेंगे। तो क्या करेंगे भैया, कि उसके जो जिज्ञासा है उस स्वभाव को और प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि वो जानना चाहता है ना भाई कि क्या है इसके अंदर में, इस पुर्जों में, तो उसको और प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में, मतलब नकारात्मक नहीं, एक सकारात्मक दिशा की ओर संचालित करेंगे या फिर अग्रसित करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? ऑप्शन ए दिया है तादात्म्यकरण, ऑप्शन बी दिया है विवेकीकरण, ऑप्शन सी दिया है अतिकल्पना, एंड ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। किसके लिए? आपके शारीरिक निर्योग्यता मतलब कि फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो उस व्यक्ति के लिए कौन से जो इसमें दिया है ऑप्शन, उसमें से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अतिकल्पना। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए है अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा मार्गदर्शन करना।
ऑप्शन सी है सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग एंड ऑप्शन डी है अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण करना। सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग। कौन सा सही आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। क्या चीज, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग। किसके लिए, आपके विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, ठीक, उसको पढ़ाने के लिए आपको कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त साबित हो सकती है। सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग वाला जो व्यूह रचना है एक उपयुक्त माध्यम रहेगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अधिगम की निर्योग्यता का लक्षण है। ऑप्शन ए है भागने की प्रवृत्ति, ऑप्शन बी है अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक हो, एंड ऑप्शन सी है अवधान एकाग्रता संबंधित बाधा या फिर विकार, एंड ऑप्शन डी है अभिप्रेरणा का अभाव। किसके लिए अधिगम मतलब सीखने के लिए निर्योग्यता मतलब डिसेबिलिटी का लक्षण क्या है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कि एकाग्रता के संबंधित जो विकार है, बाधा है ना, यही आपकी अधिगम या फिर सीखने के लिए निर्योग्यता कहलाती है। ठीक है, भागने वाली प्रवृत्ति नहीं कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसके कारण प्रतिभाशालीता होती है। ऑप्शन ए है मनोसामाजिक कारकों के, ऑप्शन बी है अनुवांशिक रचना के, ऑप्शन सी है वातावरण अभिप्रेरणा के, एन ऑप्शन डी है बी और सी का संयोजन। मतलब किसके कारण प्रतिभाशालीता बढ़ती है या फिर होती है, इस प्रश्न में पूछा गया है। तो किसके कारण हो सकती है, आपकी अनुवांशिक रचना के कारण और वातावरण अभिप्रेरणा, इन दोनों के कारण प्रतिभाशालीता बढ़ती है या फिर होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों के संयोजन। मतलब अनुवांशिकता रचना के व वातावरण अभिप्रेरणा दोनों का संयोजन होगा तो क्या जी प्रतिभाशालीता होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। क्या जी, बच्चों में सीखने और सुनने के अधिगम मतलब सीखने और सुनने के लिए जो अधिगम योग्य वातावरण बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए हमको कौन सा ऑप्शन उपयुक्त रहेगा, इस प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया क्या चीज की शिक्षार्थियों को यह छूट देना चाहिए कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। ऑप्शन बी है एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना चाहिए। एन ऑप्शन सी है निरंतर गृह कार्य देते रहना चाहिए। एन ऑप्शन डी है सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना चाहिए। देखो क्या दिया गया इसमें, देख सीखने और सुनने के लिए आपको एक योग्य वातावरण बनाना है। ठीक, तो उस वातावरण को बनाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। ठीक, तो पहला क्या दिया गया कि शिक्षार्थियों को यहाँ छूट देना चाहिए कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो यही आपका सही आंसर होगा कि इस शिक्षार्थियों को आप छूट दो कि उसको क्या सीखना है और कैसे सीखना है। ठीक, एक लंबे समय तक के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना ये बिल्कुल नहीं हो सकता। सुन रहा है लेकिन सीख रहा है या नहीं ये इससे पता नहीं चलता है। निरंतर गृह कार्य देते रहना, इससे भी यहाँ वातावरण क्या चीज आपके नहीं बनेगा। एन ऑप्शन डी सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना, ये भी आपके सही माध्यम नहीं होगा एक अच्छा वातावरण बनाने के लिए। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपकी कि शिक्षार्थियों को हम छूट देंगे कि उसको क्या सीखना है कैसे सीखना है, तो एक अच्छा वातावरण बन जाएगा सीखने और सुनने के अधिगम के लिए। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है। ऑप्शन ए है पिछड़ा बालक, ऑप्शन बी है प्रतिभाशाली बालक, इन ऑप्शन सी है मंद बुद्धि वाले बालक, इन ऑप्शन डी है क्या चीज ये सभी। तो देख विशिष्ट बालक मतलब एक स्पेशल बालक के अंदर पिछड़ा है वो भी आएगा भाई, प्रतिभाशाली टैलेंटेड है वो भी आएगा, मंद बुद्धि वाले बालक वो भी आएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ए सभी। ठीक, अगला प्रश्न है शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता होता है। ऑप्शन ए है डिस्कैलकुलिया, एन ऑप्शन बी है डिस्लेक्विया, एन ऑप्शन सी है डिस्ग्राफिया, एन ऑप्शन डी है डिस्थीमिया। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डिस्ग्राफिया। जो शारीरिक रूप से अक्षम है उन बच्चों को क्या कहा जाता है, आपके डिस्ग्राफिया कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं,
मतलब डिसेबिलिटी वाले बच्चे, ठीक। तो निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना उचित होगा। ऑप्शन ए है पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। ऑप्शन बी है पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। ऑप्शन डी सी है शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। एन ऑप्शन नंबर डी है मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए अपनी बैसाखियों का प्रयोग नहीं करते। देखो क्या है इस प्रश्न का जो इंटेंशन क्या है। एक शिक्षिका है, ठीक, उसके कक्षा में शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, ठीक, तो उसको क्या करना चाहिए, हमको उसको पोलियोग्रस्त वाले बच्चे अब गाना प्रस्तुत करने की बोलना चाहिए? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते। पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों की मदद ले सकते हैं, ये भी नहीं करना चाहिए। ऑप्शन सी है शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में कोई भी वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, हाँ तो ये करना चाहिए भैया, ठीक। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। ऑप्शन ए है स्वयं पाठ को तैयार करने में। ऑप्शन बी है स्वतंत्र अध्ययन में। ऑप्शन सी है रोजगार के संदर्भ में। एंड ऑप्शन डी है अभ्यास पुस्तिका में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र अध्ययन करने में क्या चीज कठिनाई का अनुभव करेगा। कौन से घर से वाले? असंगठित घर से आने वाले बालक। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मितव्ययिता। इसको पहला प्रश्न में देखे थे, डबल हो गए प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए अन्य सामान्य बालकों के साथ। ऑप्शन बी है विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। इन ऑप्शन सी है विशेष विद्यालयों में। इन ऑप्शन डी है विशेष विद्यालयों में विशेष अध्यापकों द्वारा। ये तो बिल्कुल नहीं होगा कि स्पेशल विद्यालय और स्पेशल अध्यापक नहीं हो सकता। अगर कोई गवर्नमेंट में पढ़ रहा है नॉर्मल स्कूल में है ना, तो उसके लिए कहाँ से विशेष विद्यालय बनाओगे। अगर कोई विशेष बच्चा है या फिर विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है तो उसके लिए विशेष विद्यालय थोड़ी ना बनाओगे भाई। तो ये दोनों तो गलत ही हो जाएगा। विशेष विद्यालय विशेष विकसित पद्धति भी आप नहीं बना सकते। विशेष पद्धति से आप पढ़ाओगे जो पद्धति बनी हुई है शिक्षण के लिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अन्य सामान्य बच्चे हैं ना उसके साथ ही उसको पढ़ाना होगा, ठीक। अगला प्रश्न है आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो क्या करेंगे। ऑप्शन ए दिया है आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, नहीं हो सकता भैया। आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए मजबूर करेंगे, ये भी नहीं कर सकते। आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, ये भी नहीं कर सकते। आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे, ये सही बात कि मातृभाषा को उसको बोलने दो, उसके साथ साथ ही उसकी सहायता, मतलब मातृभाषा जैसे हिंदी है, ठीक, तो उसके साथ साथ उसको अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे। जैसे हिंदी बोल रहा है तो कुछ कुछ वर्ड वो क्या करेंगे फिर इंग्लिश में सिखाएंगे, हाँ इसको क्या बोलते करके, तो उसके पैरेलल चलेगा कि मातृभाषा के साथ साथ आप उसको अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे करके सीख ही जाएगा, ठीक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन करता है, सकल आकलन को बढ़ावा देता है, आकलन को सीमित कर देता है, समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। सकल आकलन को बढ़ावा दे नहीं सकता कागज पेंसिल वाला जांच बस, क्योंकि मौखिक ओरल सभी प्रकार के जांच होता है वो एक सही तरीका होता है आकलन का, ठीक। आकलन को सीमित कर देता है, ये बात सही है कि जो कागज पेंसिल वाले जो जांच है वो सिर्फ आकलन को सीमित रहता है उसका, कि आपके मूल्यांकन करना है तो कागज पेंसिल द्वारा बच्चे का किस चीज़ का आकलन किया जा सकता है, ठीक। तो ये आकलन को एक सीमित कर देता है, सभी प्रकार के बच्चे का आकलन इसके द्वारा नहीं किया जा सकता, ठीक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपके आकलन को सीमित कर देता है, ठीक है। तो ये थी हमारे आज के MCQs की टोटल कितना क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपनी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो लोग नए हैं और आप लोगों को इसी प्रकार का वीडियो देखना है और जितने भी अभी कंपटीशन एग्जाम होने वाले हैं उसकी तैयारी करना है तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, और मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।